नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय पूरे धमतरी सहित पूरे देश और दुनिया में कोरोना की संक्रमण की हाय तौबा मची हुई है और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और क्या न करें आखिरकार कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि यदि वो लॉकडाउन होता है तो भी कोरोना के संक्रमण घटने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं उसकी चैन टूटने की नज़र नहीं आ रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन है वो उनका विकल्प नहीं है, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए हम कई विशेषज्ञों से बात किए हैं इसी को लेकर के, और लोगों को एक ही बात समझ आ रही है कि इस समय हमें डॉक्टरों की परामर्श और डॉक्टरों की सही सलाह सही समय में मिलनी चाहिए। और इसीलिए हमने पिछले दिनों से एक एपिसोड चालू किया है जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे हम सलाह ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए होम्योपैथिक डॉक्टर से जो अपने होम्योपैथी इलाज के माध्यम से विभिन्न बीमारियों को ठीक करते हैं। आज हम मौजूद हैं शहर के मशहूर और नामचीन जो होम्योपैथिक डॉक्टर राकेश साहू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार। हमारे एमजी टीवी की ओर से आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये होम्योपैथी है ये आखिर है क्या, ये इस पैथी से क्या होता है, किस तरह से इलाज करते हैं विभिन्न बीमारियों का? होम्योपैथी लगभग 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह ही लक्षणों पर आधारित चिकित्सा की जाती है। लगभग सारी वो बीमारियां जिनका अन्य पद्धतियों में इलाज हो सकता है, सर्जिकल छोड़ के, वो लगभग सारी चीज़ें होम्योपैथी के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों कोरोना की कहर चल रही है, लोग त्राहिमाम मचा रखे हैं और हर तरह से लोग परेशान हैं। क्या ये कोरोना के संक्रमण के लिए भी होम्योपैथी में इलाज है? जी हाँ, कोरोना के लिए भी इसमें इलाज है। आयुष द्वारा इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। आपने पूर्व में सुना होगा, आर्सेनिक एल्बम और इन्फ्लुएंजिनम और कैम्फर नाम की दवाइयाँ आयुष गाइडलाइन के हिसाब से जारी की गई थी और जिसका काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला था पिछले वर्ष भी। इस साल भी आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ हम लोग ब्रायोनिया इस मौसम के अनुरूप हम लोग अभी दे रहे हैं और उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इवन बड़े शहरों, इवन धमतरी में तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप रायपुर, दुर्ग, भिलाई में कहीं भी पता करेंगे तो अभी एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सा भी कोरोना पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है शासन के निर्देशों के अनुरूप, जिससे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मरीजों में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बेहतर है। इवन ऑक्सीजन के गिरते हुए स्तर को काफ़ी बेहतर तरीके से संभाला जा रहा है। डॉक्टर साहब, चूँकि यहाँ के काफ़ी लंबे अनुभव भी है आपको होम्योपैथी के क्षेत्र में और लोग मरीज बहुत आते भी हैं, पिछले साल यानी 2020 से लेकर अब तक के कितने पेशेंट कोरोना के आ गए होंगे और उनका सफल इलाज भी आपने किया होगा? कोरोना के एकदम से ऐसे तो अभी लोग हमारे पास आने से बचते हैं, क्योंकि अगर आते भी तो हम पहले जैसे ही उनको बोलें, अभी लोगों में दहशत इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही हम कोरोना का नाम लेते तो मरीज घबरा जाते हैं। तो अगर आप कोविड टेस्ट कराने के लिए बोले तो पेशेंट आना छोड़ देते हैं, बहुत बारी होता है। लेकिन फिर भी कोरोना जैसे संबंधित केस बहुत आए हैं जिसमें सामान्य सर्दी खांसी के केसेस रहते हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस में हमको सरकार के निर्देशों का भी पालन करना होता है। आप सिर्फ होम्योपैथी नहीं दे सकते, क्योंकि जो नियम कायदे कानून सरकार ने बनाया है उनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम शासन के निर्देशों के अनुसार कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसके अनुसार या मौसम के अनुसार होम्योपैथी में जो भी दवाइयाँ हो रही हैं, ब्रायोनिया से हो गया, एकोनाइट से हो गया, हिपरसल्फ हो गया, इस तरह की दवाइयों से हम ट्रीट कर रहे हैं। और जो सर्दी खांसी या कोरोना आप जिसको बोले, वो जो 8 दिन 9 दिन चल रही थी, वो देखने में आता है कि 3 से 4 दिन में ही अगर प्रारंभिक अवस्था में इलाज कराया जाए तो 3 से 4 दिन में ही काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को आ रही है। अभी रिसेंटली मैं बताऊंगा, एक गर्भावस्था में जो महिला थी जिनका कोविड पॉजिटिव आया था, अब इस अवस्था में होता क्या है कि इनको एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता। वो पेशेंट हमारे पास में आई, 1 दिन के अंदर ही उनकी सर्दी खांसी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हुई, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा से। उसके बाद उन्होंने कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया है। लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कोरोना से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि काफ़ी पुराना इस पैथी को माना गया है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं, उसके बाद भी इसका प्रचलन क्यों कम है? मतलब पहले आज जितने वर्षों इनको हो गए हैं उसके बाद ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ना चाहिए, क्या रीज़न आप मानते हैं इसका? सबसे पहले तो बहुत सारे भ्रामक तथ्य फैले हुए हैं हमारी पैथी के बारे में कि सिर्फ ये पुरानी बीमारियों में इलाज करती है या तो फिर इलाज काफ़ी देर से होता है, और लोगों में अभी इस पैथी का ज्ञान नहीं है, उतना फैलाव प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। आप बड़े शहरों में देखेंगे तो लोग अभी 50% to 60% लोग होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी इसका क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं होता, सरकार भी अपने हद तक जितना कोशिश करती है वो करती है। और उसके अलावा भी क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा के जो औषधालय हैं वो काफ़ी कम नंबर में हैं। धमतरी में भी आप देखेंगे तो एक ही औषधालय है, इस वजह से लोगों तक पहुंच इसकी कम है। जो निजी चिकित्सक जो कर रहे हैं
वो ही बस कर रहे हैं। इस वजह से गांव तक वहाँ तक पहुँच नहीं है इसकी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी देखा गया, होम्योपैथिक जो इलाज है उनकी जो दवाइयाँ वो छोटी छोटी होती है लेकिन काफ़ी पावरफुल होता है और वो भले ही धीरे सही लेकिन जड़ के साथ मिटाती है, ऐसा मानना है। तो कोरोना के लिए भी ऐसी जो दवाई है जो इनिशियली पीरियड में क्या क्या हम दवाई दें और किस तरह से लक्षण आते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं? कोरोना के लिए सरकार ने पूरा एक गाइडलाइन तय किया हुआ है जिसमें माइल्ड केसेस जो होंगे उनको किस तरह से ट्रीट करना है, जो मॉडरेट केसेस हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है और जो सीवियर केसेस हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। इसका पूरा एक गाइडलाइन है। कोरोना इज़ बेसिकली निमोनिया, इसमें 2 फेस हैं। एक फेस है प्रारंभिक जो शुरू के 9 दिनों में होता है निमोनिया का फेस, और एक सेकंड फेस होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो जनरली 7 से 9 दिन के बाद देखने में आता है। तो जो प्रारंभिक जो निमोनिया के केस हैं उसमें निमोनिया में कौन सा लंग का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है, प्लस किस तरह का पैथोलॉजी या डिसीज़ चल रहा है, उसको देखते हुए कोरोना की बहुत सारी दवाइयां हैं। आपने अभी व्हाट्सएप पे एस्पिडोस-वर्मा का चर्चा बहुत सुना होगा। वो सिर्फ एक मात्र दवाई नहीं है। एस्पिडोस-वर्मा के साथ साथ कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, ब्रायोनिया, नाइट्रम सल्फ, कालीकार्ब, इस तरह की ढेर सारी दवाइयाँ हैं जो कि कोरोना से संबंधित निमोनिया और ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के लिए जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं उसके लिए ट्यूबरकुलिनम, बेलाडोना, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। चूँकि इस समय कोरोना का काल चल रहा है इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में जैसे कि सबसे पहले यदि इसके लक्षण वाले आए तो सबसे पहले किस तरह से इलाज करते हैं, क्या क्या एहतियात बरतते हैं और क्या प्रिकॉशन आप लेते हैं? कोरोना के लिए सरकार से जो निर्देश हमको मिले हुए हैं कि मरीज का डिस्टेंस से पालन करना है, दोनों को मास्क पहनना है, हो सके तो दस्ताने भी पहनते हैं, क्लिनिक को बराबर सैनिटाइज करते हैं। साथ ही साथ मरीज को जो सरकार द्वारा जारी निर्देश हैं कि वो लगातार भाप लें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, ये सारे निर्देश हम लोग देते हैं उनको। इसके साथ साथ जिनकी होम्योपैथी की दवाई पहले से चल रही है उनको एक खास एडवांटेज रहता है कि उनको कोरोना होने के ऐसा देखा गया है, मैं इसको क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं है इसलिए मैं एकदम दावे से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना मैंने अपने संबंधित डॉक्टर और अपने पेशेंट्स में देखा है जिनको कोरोना की दवाइयाँ, कोरोना नहीं, जिनको होम्योपैथिक इलाज चल रहा हो, उनको कोरोना के लक्षण काफ़ी माइल्ड आते हैं, अगर आते हैं तो, अगर अदरवाइज़ नहीं भी आते हैं। इवन सामान्य सर्दी खांसी, जिनको बार बार सर्दी खांसी होने की शिकायत रहती है, उनमें देखा गया है कि अगर होम्योपैथी की दवाई चलते रहे तो सर्दी खांसी बहुत सीमित मात्रा में या बहुत हल्की सी मात्रा में होती है जो सामान्य 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाती है। ये होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा मैंने प्रतिशत देखा है मरीजों में। क्या रीज़न हो सकता है इसका होम्योपैथिक का इस तरह से यदि होना है? अब लोगों में ये सुनने को मिलता है कि यदि होम्योपैथिक दवाई का सेवन लगातार करते आ रहे हैं तो उनमें क्या इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है या और क्या इसके बाद हो सकती है? जी हाँ, होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी बात यह है, जिन्होंने इस सिद्धांत को, हैनीमैन साहब जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने न सिर्फ बीमार का इलाज करने को कहा बल्कि कहा कि मरीज को एज अ पर्सन, मतलब एज अ होल हमको ट्रीट करना है। तो हमारी दवाइयाँ सिर्फ बीमारी को जाके ठीक नहीं करती, बीमारी को ठीक करने का तरीका ही अलग है कि उसके इम्यून सिस्टम को इतना बढ़ाएं कि शरीर बीमार ही ना हो। तो होम्योपैथिक बीमारियाँ जैसे कि हम एलर्जी ट्रीट करते हैं तो बेसिकली हम उसकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाते हैं दवाइयों के माध्यम से कि वह स्वयं ही अन्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। बार बार सर्दी खांसी, एलर्जीज, अस्थमा, ये सब क्या है? इम्यूनिटी के कम होने के लक्षण, और इन सब का शानदार इलाज होम्योपैथी में होता है, होता आ रहा है। हमारे यहाँ कितने मरीज हैं जो इस तरह की बीमारियों से ठीक होते हैं। इसी वजह से सामान्य सर्दी खांसी भी काफ़ी अच्छे तरीके से ठीक होती है। ये बताया गया है जो वैदिक काल से जो आयुर्वेदिक और ये होम्योपैथी लगभग भाई के समान है और ये काफ़ी हद तक के शरीर को नुकसान तो नहीं पहुँचाता, उसके साथ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जी, तो किस तरह से बढ़ाती है? क्या ये टोटली हर्बल के उत्पाद होते हैं? किस तरह से उनके उत्पाद रहते हैं? सिर्फ हर्बल नहीं, दवाइयों के बहुत सारे सोर्स होते हैं। एनिमल सोर्स है, हर्बल सोर्स है, मिनरल सोर्सेस हैं, प्लांट है, श्रब्स हैं, फंगस है। इसके अलावा नो सोर्स बोलते हैं कि जो डिसीज़ पास है, ऐसे 7 सोर्सेस हमारे होम्योपैथी में बताए गए हैं। तो ये विभिन्न सोर्सेज से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं जिसमें सारी तरह की दवाई रहती है। और क्योंकि दवाइयों की मात्रा काफ़ी लघु होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दवाइयाँ नहीं देते, इस वजह से इसका दुष्प्रभाव जैसे कि अन्य पैथी में देखा जाता है वो नहीं के बराबर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्णतः नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ चाहे कोई भी हो, अगर गलत तरीके से उपयोग की जाए तो शरीर पे थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव तो डालती है। लेकिन होम्योपैथी में देखने में आता है कि अगर कोई योग्य चिकित्सक इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा हो तो जनरली कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आपने कहा कि ये लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो लंग्स में इन्फेक्शन जो 9 से 7 दिनों से या उसके आगे दिनों में होता है, तो 2 स्टेज आपने बताया। तो हम बात करते हैं यदि फेफड़े में इनका संक्रमण होता है तो उनका उपचार क्या है होम्योपैथी में? निश्चित तौर पे उपचार है, लेकिन हमको मरीज की स्थिति के अनुसार फैसला लेना होता है कि ये उपचार घर पर ही संभव है
या उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर किसी को घर पे ही ट्रीट नहीं कर सकते। घर पे आप सिर्फ उन केसेस को ट्रीट करते हैं जो माइल्ड केसेस हैं कोरोना के, जिनको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है या जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या चेस्ट में निमोनिया काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसको हम कोरेड या सिटी सिवियरिटी स्कोर बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो आपको निश्चित तौर पे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ उस भर्ती होने के बाद एलोपैथिक के साथ साथ आप होम्योपैथिक की दवाई दे सकते हैं, और उसके रिजल्ट जब ये देखा गया है कि सिर्फ एलोपैथी की तुलना में जो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों खा रहे हों उनमें सुधार काफ़ी अच्छा हो रहा है। एट द इनिशियली पीरियड यदि हम शुरुआती दौर पर यदि आते हैं और उनको कोरोना के कुछ लक्षण हैं और हम यदि होम्योपैथी की दवाई देते हैं तो कितना कारगर ये सिद्ध होता है? निश्चित तौर पे पूर्णतः कारगर है, बहुत सारे मरीज़ ठीक हो रहे हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ होम्योपैथी में जाएं, क्योंकि हमको बीमार और बीमारियों की स्थिति को देखना पड़ता है, वो किस स्टेज में है। हमेशा निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बीमार हमारे पास किस अवस्था में आया है। अगर वो मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में है तो हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल लगने वाला है उसको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो व्हाट्सएप में चल रहा है कि आपने 20 बूंद दवाई ले ली और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई दवाई होम्योपैथी में नहीं आती है जो इंस्टेंट आपको रिलीफ दे दे। हाँ, ये मदद कर सकती है, लेकिन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत तब भी पड़ेगी ही। तो सारी स्थितियों को देखना होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सुनने में आता है कि जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है इनका जो इलाज होता है खास करके वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा ये उपचारित या लोगों द्वारा शोध किए हुए ऐसा ये इलाज होता है। तो क्या इसमें योग और प्राणायाम के कुछ गुण होते हैं या इसका कोई कंपल्सरी अवयव इसमें लाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसा कि हम करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज, डाइट इत्यादि को जोड़ते हैं। तो हेनिमैन साहब जिन्होंने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन लिखी होम्योपैथी की, जो मूलभूत गीता कहा जाता है, उसमें बिल्कुल एक्सरसाइज और डाइट को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना मॉडर्न मेडिसिन या योगा में दिया जाता है। तो जी हाँ, उसका हमेशा रोल रहता है और रोल हमेशा रहेगा। दवाइयों के साथ में हम सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें आपको खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी, या इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं। इवन फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। योगा में खास करके हम यदि बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो क्या योगा या प्राणायाम किस तरह से शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है? जी देखिए, योगा और प्राणायाम इस बेसिकली क्या होता है, वो एक तो चेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो हम जितने भी प्राणायाम करते हैं, जिस तरह के भी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, फिर आपका सिंपल प्राणायाम, शवासन, या जो भी हम इस्तेमाल किया, सूर्य नमस्कार, ये बेसिकली चेस्ट की जो लंग कैपेसिटी है, छाती में जो हवा भरने की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज़ करता है। और योगा साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आप ये दोनों देखेंगे, अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट में देखा जिनका कोरेड स्कोर 19 था, लेकिन वो पिछले 3 साल से नियमित योगा अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 3 दिन के भीतर ही लगभग कोरोना से जंग जीती और शानदार रिकवरी हुई उनकी। वो कारण इसलिए है क्योंकि नियमित योगा अभ्यास करने वाले या प्राणायाम करने वाले लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम और लंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो रही है कि वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर पाते हैं, उनके तुलना में जो कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आराम पसंद ज़िंदगी या बिना एक्सरसाइज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके में इम्यूनिटी सामान्यतः थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ये जो देसी या प्राकृतिक इलाज जिसे हम कहें, या लोग भाप ले करके भी और लंग्स के में जो कोई जाम पड़ रही है और कोई उनके कैपेसिटी को बढ़ाती है, या किसी तरह से क्या कोई हार्मोन सिक्रीट करती है, या कोई क्या ऐसा तत्व है जो वो भाप लेने के बाद में शरीर या यहाँ की जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है? भाप लेना एक तरह का फिजियोथेरेपी भी बोल सकते हैं, और आप एक तरह के सिकाई करते हैं आपके श्वसन तंत्र की, कि आप भाप लेते हैं, गर्म हवा फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ों की नसों को पूरी तरह से खोल देती है, जिससे जमा हुआ म्यूकस हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। म्यूकस एक तरह का हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमारा शरीर खुद ही बनाता है अंदर के जीवाणुओं को बाहर फेंकने के लिए। तो भाप के माध्यम से वो रास्ते ओपन कर लेते हैं, और अगर भाप नियमित रूप से लिया जाए तो निश्चित तौर पे म्यूकस के साथ में वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस भाप के प्रभाव से आते ही नष्ट भी हो जाते हैं। तो भाप लेना हमेशा से फ़ायदेमंद है, और बल्कि मैं सलाह दूंगा कि हर कोई सुबह शाम दोनों टाइम गर्म पानी की भाप जरूर ले। कोई दवाई मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मिलाना चाहे तो तुलसी वगैरह ले सकते हैं, या तो सिर्फ भाप भी लेते हैं तो काफ़ी हद तक, क्योंकि कोरोना की एंट्री आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नाक से ही अंदर आती है, तो हम इसको अंदर जाने से पहले ही रोक सकते हैं। तो भाप लेना हमेशा ही फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर साहब, चूँकि जो है हम इवन एलोपैथी वाले जो MD मेडिसिन और बड़े बड़े डॉक्टरों से भी बात की है, आपसे भी बात करें,
तो चूँकि अकॉर्डिंग टू यू किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं, और चूँकि हमारे सभी तरह से दर्शक हैं जो होम्योपैथी से भी इलाज कराने वाले दर्शक भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हज़ारों लोग हैं, तो हम क्या क्या प्रिकॉशन करें और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशन का तो सबसे बड़ा रूल ये है कि आप जितना लोगों से दूर रह सकते हैं रहिए, क्योंकि अब स्थिति उस अवस्था में पहुंच गई है जिसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। पहले तो ये होता था कि हमको पता था कि फला आदमी को कोविड है तो इसके 4-5 घर वालों से दूर रहो या इसके फैमिली मेम्बर से दूर रहो। अभी वर्तमान में क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा है, धमतरी में ही 70% से ऊपर कम्युनिटी स्प्रेड है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये आदमी को कोविड है या ये इस आदमी को कोविड नहीं है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जितना घर के अंदर रहें, आप उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे। तो अनावश्यक काम से न निकलें। हमेशा अगर निकलना पड़ रहा है तो ट्रिपल लेयर मास्क पहने। मैं सजेस्ट करूंगा कि सूती कपड़े की मास्क की जगह कुछ दिन अभी ट्रिपल लेयर से सर्जिकल मास्क जैसे आते हैं, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, सामान्य बहुत कम खर्चे में आता है, आप ये ले सकते हैं। चाहे तो N95 पहन सकते हैं, रेगुलर भाप ले सकते हैं। सैनिटाइज़र से किसी किसी को देखने में आता है कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो कुछ एलर्जिक लक्षण भी आते हैं। तो आप चाहें तो सैनिटाइज़र के बजाय सिर्फ साबुन से हाथ धो सकते हैं। अगर 5 से 6 बार, या जब भी आप बाहर से घर अंदर आते हैं तो आप साबुन से हाथ धो लीजिए। अगर आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं तो वापस आने के बाद पूरे कपड़े बदल के आप नहा लीजिए पूरे साबुन से अच्छे से। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से किया जाए तो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं तो न सिर्फ हम अपने घर वालों को खतरनाक की स्थिति में डाल रहे हैं बल्कि हम समाज के लिए भी एक खतरा बने हुए हैं। तो जिस दिन हमको ये अवेयरनेस आएगा उस दिन लगता है हम कोरोना से भाग जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के बूते की बात नहीं है कि वो कोरोना को भगा दे। ये हमारी जिम्मेदारी है अब कि हम अपने और अपने समाज की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमारे पूरे सवालों का और हमारे पूरे दर्शकों को एक अच्छा सलाह दिया, और फिर इस तरह से कभी मौका रहेगा आपसे मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से मैंने जो मैं बता सकता था बताया, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए संपर्क करें, या नहीं भी कर सकते तो आसपास जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक हों उनसे एक बार कोरोना से संबंधित जानकारियाँ जरूर ले लें। तो ये थे डॉक्टर राकेश साहब, होम्योपैथी विशेषज्ञ, जो धमतरी में बहुत पुराना और बहुत अच्छे सफल ढंग से कई बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने जाना उनसे कि किस तरह से होम्योपैथी भी कारगर सिद्ध होता है कोरोना के इलाज के लिए भी और विभिन्न बीमारियों के लिए, और नो साइड इफेक्ट, और बहुत इसका प्रतिसाद देखने को मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरह से हम विभिन्न डॉक्टरों को, विभिन्न पैथियों के संचालन करने वाले चिकित्सकों से, विशेषज्ञों से आपसे बात कराते रहेंगे। आप देखते रहिए MG TV, कहीं मत जाइए। हमारे साथ मीडिया टीवी के पूनम शुक्ला के साथ में नारायण कौशिक, MG TV धमतरी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।